हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट चैप्टर। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होगा, हमें ये समझना होना होगा कि लाइट होता क्या है एक्चुअली में। तो अगर आप देखोगे इस डार्क रूम में क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा। मैंने जब स्विच ऑन किया तो इससे लाइट आई, तो हमें ये ऑब्जेक्ट जो दिख रहे हैं, हमें ये लैपटॉप दिख रहा है, हमें विंडो दिख रही है, हमें वॉल दिख रही है। किस वजह से दिख रही है? क्योंकि ये ट्यूब लाइट से लाइट आ रही है, कंप्यूटर पे रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर ऑब्जेक्ट पे जा रही है, वॉल पे जा रही है, फिर हमारी आंखों में आ रही है, जिसकी वजह से हमें सारे ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो पाते हैं। तो ओवरऑल लाइट क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग लाइट की डेफिनेशन? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। याद रखना, लाइट एक कैसी है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दैट प्रोड्यूस सेंसेशन, जो सेंसेशन प्रोड्यूस करती है कहाँ पे? हमारी आंखों में। और किसका? किसी भी ऑब्जेक्ट के विजन का। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। ओके, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। आई थिंक आप लोगों ने 7th 8th में भी पढ़ा होगा। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या बोलता है कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। अब अगर देखो, अगर किसी डार्क रूम में छोटा सा होल हो, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हो, छोटा सा होल है, तो उससे जो लाइट आती है उसका पाथ विजिबल हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि इस छोटे से पाथ में थोड़े से डस्ट पार्टिकल रहते हैं। तो डस्ट पार्टिकल जब लाइट इनसे इंटरेक्ट करती है तो डस्ट पार्टिकल उसके पाथ को विजिबल कर देते हैं, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है आप लोगों को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, ये स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ किस, जब कोई लाइट, जैसे कि यहाँ पे कोई ओपिक सरफेस है, सपोज हमारे घरों में जो मिरर लगा होता है, ये वही मिरर है सपोज। ठीक है, तो मिरर लगा हुआ है, तो कोई लाइट आई, मैंने ऊपर से कोई सोर्स ऑफ लाइट रखा था, सोर्स ऑफ लाइट से मैंने एक लाइट रे को भेजा, तो मिरर पे आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे क्या होगा, लाइट क्या होगी? अब उस तरफ तो नहीं जा सकती, इस तरफ तो नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या रखा है, पेंट कर रखा है। तो ये सरफेस कैसा हो गया, ओपेक हो गया, लाइट उस तरफ नहीं जा सकती, लाइट वापस बैक आएगी। तो यही जब लाइट मिरर से लगने के बाद वापस आती है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जो लाइट मिरर पे गिरेगी उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वापस से उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। एक चीज और याद रखना, जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा होता है मिरर से, वहां पे जो एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे। परपेंडिकुलर लाइन मतलब क्या? ये लाइन मिरर से 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, ठीक है। उसी पॉइंट पे हम लोग अगर कोई लाइन खींचेंगे तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, 3 चीजें याद रखनी है कि एक लाइट जो मिरर पे गिरेगी उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, वो लाइट जब मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी तो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और उस पॉइंट पे जब एक कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल। ठीक है, समझ में आया? अब एक और चीज है कि जब ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में अगर हम एंगल देखें, तो उस एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आई से, उस एंगल का नाम दिया गया है इंसिडेंट रे। क्यों इंसिडेंट रे? क्योंकि ये इंसिडेंट रे ही तो है जो मिरर नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, इस वजह से इसका नाम एंगल ऑफ इंसिडेंट दे दिया। और अगर रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ मिरर बनाएंगे तो क्या बनेगा, कौन सा एंगल होगा? यस, करेक्ट, रिफ्लेक्टेड एंगल, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो एंगल आई होगा वो हमेशा एंगल आर के बराबर ही होगा। हमेशा हमेशा एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के, कभी भी अलग नहीं। अगर मतलब कि सपोज ये कोई मिरर है, ठीक है, अगर मिरर पे कोई लाइट नॉर्मल के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री पे गिरी है, तो वो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री पे ही वापस जाएगी हमेशा। सरफेस कैसा भी हो, सरफेस ऐसा हो, सरफेस ऐसा हो, तब भी लाइट वैसे ही जाएगी। ठीक है, रूल नहीं चेंज होगा। समझ में आया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब सारे मिरर्स में, जितने भी यूनिवर्स में मिरर हो, कुछ भी हो, उसके लिए ये दो लॉ जो है हमेशा वैलिड रहेंगी। क्या बोलता है? जिसमें से पहला लॉ ये बोलता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही जो अभी मैंने बताया कि एंगल आई जो होगा वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। जितनी डिग्री पे रेज हमारी नॉर्मल के रिस्पेक्ट पे मिरर पे गिरेगी, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे बाहर जाएगी। ठीक है, दूसरा लॉ बढ़िया है कि जो इंसिडेंट रहती, हमने 3 चीजें देखी थी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इन तीनों की बात की थी। तो ये तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए। एक ही प्लेन का मतलब क्या? लेट्स सपोज कि ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हमारा नॉर्मल। ठीक है, अब देखो, ऐसा भी तो हो सकता था, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में एंगल सेम है, इनके बीच में एंगल सेम है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तब भी तो एंगल सेम ही रहेगा ना। प्लेन में बोलने का मतलब ही यही है कि एक प्लेन होना चाहिए, ये लाइट, ये रे इस तरफ नहीं जानी चाहिए, इसी तरफ होनी चाहिए। मतलब एक ही प्लेन होनी चाहिए। अगर आप पाम एक पेपर लो, पेपर पे ही होनी चाहिए। ठीक है,
कोई ऐसे नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसे नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा ऐसे नहीं होना चाहिए। एक प्लेन का मतलब है कि एक ही प्लेन। समझ में आएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे एंड नॉर्मल हमेशा एक ही लाइन, एक ही पॉइंट या एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया?